गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो हम प्रैक्टिकल यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, मास एंड टाइम, जिसमें लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट, ये सब हमने डिस्कस की थी। तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट का ही मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ नापने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, लेंथ होता है लंबाई, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखो बेटे, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि लंबाई नापने के जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या है, मीटर स्केल है ना। आपने कोई एक रेखा खींची, एक लाइन खींची और उसकी लेंथ नापनी है तो आप अपने स्केल से, जिसको मीटर स्केल कहते हैं, है ना, मीटर स्केल थोड़ा बड़ा होता है 1 मीटर तक का, और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उससे हम नाप सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल हम लंबाई नाप सकते हैं। और थोड़ी ज़्यादा नापनी है तो हमारे पास इंची टेप होता है ना, उससे हम नाप सकते हैं। कम नापनी है थोड़ी तो हम देखेंगे कि +1 में हमारे पास 2 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। उनकी सहायता से हम बहुत कम लंबाइयाँ भी नाप सकते हैं। तो मीटर स्केल की हेल्प से हम 0.1 मीटर तक की नाप सकते हैं, है ना। और वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं, और स्क्रू गेज की सहायता से हम 0.001 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली हमें नापनी हो लेंथ, डायरेक्टली लेंथ कैन बी मेजर्ड with the help of मीटर स्केल। मीटर स्केल से हम 0.1 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं, कॉमा वर्नियर कैलिपर, ये आपका प्रैक्टिकल भी होगा। वर्नियर कैलिपर से हम 0.01 सेंटीमीटर एक्यूरेसी तक नाप सकते हैं। एंड स्क्रू गेज, ये भी आपका प्रैक्टिकल रहेगा। स्क्रू गेज की हेल्प से हम 0.001 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लेंथ है, बहुत बड़ी लंबाइयाँ हैं या बहुत छोटी लंबाइयाँ हैं, बहुत बड़ी लंबाई सपोज़ यहाँ से दिल्ली तक की दूरी नापनी है हमने, तो मीटर स्केल से तो हम नहीं नाप कर आएंगे। या आपने किसी मॉलिक्यूल का रेडियस नापना है या डायमीटर नापना है, तो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। तो उसके लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल distances cannot be measured, measured मतलब नापना, कैन नॉट बी measured डायरेक्टली, तो हम उनको सीधे नहीं नाप सकते। फॉर दैट, उसके लिए वी हैव टू यूज़ सम इनडायरेक्ट मेथड्स, है ना। अगर बहुत लंबी दूरियां हैं, माना यहाँ से चांद की दूरी नापनी है, तो हम फुट्टा लेके थोड़ी ना नापेंगे, या इंची टेप से थोड़ी ना नप जाएगी। या माउंट एवरेस्ट की हाइट नापनी है तो वो भी सीधे नहीं नप सकती। तो ऐसी लंबाइयों, ऐसी दूरियों को नापने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सिलेबस में 2 ही हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। एक बड़ी दूरी नापने के लिए पैरालेक्स मेथड है, और छोटी दूरी नापने के लिए ऑलिक एसिड मेथड है, ठीक है बेटे। शायद इस स्टेज पे तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगे इसको याद करना, पर इस पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा थोड़ा सा याद करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम करते हैं पैरालेक्स मेथड। सम इनडायरेक्ट मेथड्स आर फॉलोइंग मतलब क्या होता है, अभी आगे आपको समझ में, निम्नलिखित। तो पहला मेथड है बेटे पैरालेक्स
पैरालैक्स मेथड। अब पैरालैक्स क्या होता है, व्हाट इज़ पैरालैक्स? आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर हम किसी बहुत दूर की चीज़ को पहले एक आंख बंद कर कर देखें और फिर दूसरी आंख बंद करके देखें तो ऐसे लगता है कि वो अपनी जगह से शिफ्ट हुई है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। तो ये जो शिफ्ट होता है इसको हम कहते हैं पैरालैक्स। ऑब्ज़र्व करके देखो, माना एक पेंसिल है, ये आपकी आई एक आंख की पोजीशन है और ये आपकी दूसरी आंख की पोजीशन है। पहले आप इस आंख से देखो पेंसिल को, फिर इस आंख को बंद करके इस आंख से देखो तो ऐसे लगता है पेंसिल अपनी जगह से हिली है। तो ये जो होता है, दिस शिफ्ट इन लोकेशन इज़ कॉल्ड पैरालैक्स। और किस वजह से होता है? इस एंगल की वजह से होता है। इसको हम कहते हैं पैरालैक्टिक एंगल। क्या कहते हैं? पैरालैक्टिक एंगल। तो द शिफ्ट इन बदलाव इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन मतलब स्थिति, ऑब्जेक्ट मतलब पिंड, वस्तु। द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, WRT, विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। कब? जब बैकग्राउंड, व्हेन व्यूड फ्रॉम, व्यूड मतलब देखना, व्यूड फ्रॉम वन आई, एक आंख से देखो, एंड देन फ्रॉम अदर आई, और फिर दूसरी आंख से देखने पर ये जो शिफ्ट होता है पोजीशन में, इसको हम कहते हैं पैरालैक्स मेथड। द पैरालैक्स इज कॉल्ड पैरालैक्स। इसको, इस शिफ्ट को हम कहते हैं पैरालैक्स। इट इज कॉज्ड बाय द पैरालैक्टिक एंगल, पैरालैक्टिक एंगल थीटा। ये आपकी दो आइज़ की पोजीशन है या दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एंगल होता है किस किस के बीच का, लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन पोजीशन एंड देन विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड पैरालैक्स। ठीक है, अब देखो आप आगे। दिस मेथड is used for measuring the distances, मतलब दूरियां, for measuring the distances of हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ होती हैं आकाशीय पिंड जो आकाश में स्थित है, चांद तारे, विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। वो आकाशीय पिंड जो हमसे 100 प्रकाश वर्ष की कम दूरी पर स्थित हैं। अगर दूरी उससे ज़्यादा है फिर पैरालैक्स मेथड इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि दूर की वस्तुओं में हमें पैरालैक्स नज़र नहीं आता। ठीक है, उनको नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पैरालैक्स मेथड का। तो अब देखो इसके लिए क्या किया हमने। सपोज़ ये जो n है, दिस इज सम नियर बाय ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी हमने नापनी है। ठीक है, और ये है, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इस रास्ते पर, ये सन है आपका, इस रास्ते पे आपकी अर्थ सन के चारों ओर चलती है और ये कोई नज़दीक का तारा है जिसकी दूरी हमें नापनी है। ठीक है, तो सपोज़ आपकी अर्थ इस जगह है अपने रास्ते पर, O1 कह दो इसको, ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1। आपने क्या देखा, यहाँ पर आप अपने टेलीस्कोप को लेके खड़े हो गए
टेलीस्कोप को से पहले आपने एन को देखा, स्टार को देखा, फिर आपने अपना टेलीस्कोप घुमाया और ये कोई बहुत दूर का तारा है, रेफरेंस स्टार है एफ फॉर फार अवे। फिर आपने अपने टेलीस्कोप को घुमाकर इस फार अवे स्टार को देखा। कितना घुमाया आपने टेलीस्कोप, ये आप बता सकते हैं क्योंकि आपने घुमाया है। लेट दिस एंगल बी θ1। फिर आप इस पॉइंट पर आ गए, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। अच्छा पहले तो बताओ आ सकते हो? मैंने कहा पहले आप यहाँ पे खड़े हो और फिर आप यहाँ आ गए। अरे भाई ये आप धरती पर खड़े हो यहाँ पे और धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। तो आज अगर आप यहाँ हो तो आपको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? 6 महीने। ठीक है, 1 साल में 1 चक्कर पूरा करती है ना अर्थ सन के चारों ओर, तो अपने आप नहीं पहुँच सकते। आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा और 6 महीने बाद यू विल ऑटोमेटिकली बी एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन पर फिर आपने अपने टेलीस्कोप से पहले इस नियर बाय स्टार को देखा, ठीक है, और फिर उस फार अवे। अब ये जो फार अवे स्टार है हमेशा आपको अपने सिर के ऊपर ही नज़र आएगा क्योंकि बहुत दूर है ये, और दूर की चीज़ों के लिए पैरालैक्स नहीं होता। ठीक है, दूर की चीज़ों में पैरालैक्स नहीं होता। तो आपने अपना टेलीस्कोप घुमा के फिर इसको देखा। कितना घुमाया आपने? माना θ2 घुमाया। ठीक है, अब ये दूरी जो है आप बता सकते हो ये कितनी है? ये दूरी ये है हमने, ये सन से लेके अर्थ तक के बीच की एवरेज दूरी क्या होती है बेटे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये दूरी भी कितनी होगी? 1 ये हो गई। तो O1 से लेके O2 तक की दूरी कितनी हो गई? 2AU। आ रही है बात समझ में? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और लेट ये जो एंगल यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है, लेट दिस बी फाई। कितना है ये एंगल? 5। तो अब आप देखो, सिंपल सी बात है मैथ्स में, अगर ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का, ये है आपका थीटा, ये है आपका आर, और ये जो आर्क बन रही है ये है आपकी डी। तो एक रिलेशन होता है कि एंगल जो होता है वो होता है बेटे आर्क अपॉन रेडियस। याद रखना ये बात, वैसे तो पता होगी आपको। मतलब ये जो थीटा है ये किसके बराबर होगा? आर्क। इसकी लंबाई कितनी है इस चाप की? डी। और रेडियस कितना है इसका? आर। थीटा होगा डी बटे आर के बराबर। तो अगर हम ये मान लें बेटे कि ये सर्कल बनेगा पूरा, ऐसे वाला ये सर्कल बनेगा, ये वाला, ये, तो इसके आर्क की लंबाई कितनी होगी? 2AU। इस नियर बाय स्टार का धरती से सपोज दूरी कितनी है? आर। कितनी है ये दूरी? आर। तो ये जो एंगल है ये कितना बनेगा? आर्क हो गया 2AU और रेडियस हो गया आर। तो देन एज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना बन रहा है बेटे? 5। आर्क कितनी है इसकी? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस कितना है? आर, है ना। और यही रेडियस ही मुझे चाहिए, मुझे दूरी चाहिए कि इस नियर बाय स्टार की दूरी कितनी है इस धरती से। तो यहाँ से आर आ जाएगा आपका 2AU, है ना, आर ऊपर चला गया और 5 नीचे। ठीक है, इस रिलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल दिक्कत है कि ये जो 5 है ये तो स्टार के ऊपर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है जहाँ स्टार है। इसको हम कैसे नापेंगे? इसको नापने के लिए तो स्टार पर ही जाना पड़ेगा। तो अब इसको नापने का क्या तरीका है बेटे? अगर हम ये बीच में एक पैरेलल लाइन खींच लें तो ये जो एंगल है θ1 ये इसके इक्वल है θ1, और ये जो एंगल है θ2 ये इस एंगल के इक्वल है θ2। कैसे हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो फाई जो टोटल एंगल है ये θ1 प्लस θ2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। अब θ1 भी हमने नापा हुआ है, कितना घुमाया था टेलीस्कोप को। θ2 भी हमने नाप रखा है, यहाँ पर कितना घुमाया था। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 दिस आर कैन बी कैलकुलेटेड। इस आर को जो है हम
निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोइंग द वैल्यू ऑफ θ1 and θ2, the distance r of nearby star, nearby मतलब पास का तारा, of nearby star can be calculated, कैलकुलेट गणना की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है, ये फिगर है और ये इसकी डेरिवेशन है। अब थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि हमने किया क्या था, है ना, बेसिकली किया था। तो लेट जो हमने किया था हम वही लिख रहे हैं बस। लेट n इज़ अ नियर बाय स्टार, एक नज़दीक का तारा था, whose distance, जिसकी दूरी, whose distance r, जिसकी दूरी r धरती से, is to be, जो हमें नापनी है, is to be measured। ठीक है, और क्या है, f है, f is a far away star, दूर का तारा है, far away star। O1 और O2 क्या हैं, O1 and O2 are two ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, ये जहाँ पे खड़े होके हमने ऑब्जर्वेशन ली है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, PTS मतलब पॉइंट्स ऑन अर्थ, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, विच आर 6 months अपार्ट, एक दूसरे से 6 महीने की दूरी पर हैं, 6 महीने बाद ये यहाँ पर आए। ठीक है, तो लेट φ1, ये θ1 एंड θ2 बी क्या क्या है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट ऑफ N and F, N and F with respect to O1 and O2 respectively। ठीक है, थीटा रिस्पेक्टिवली मतलब होते हैं क्रमशः रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देन उसके बाद हमने नापा था कि O1 O2 जो है वो 2 AU के बराबर है। ये रफ काम होता है बेटे, ये जो मैं साइड में लाइन मार के करती हूँ ना, कभी इस तरफ कर देती हूँ कभी इस तरफ करती हूँ, तो ये रफ काम है जो मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ कि ऐसा कैसे आया। ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने रजिस्टर में साथ में साइड में लाइन मार के ही किया करो कि जब आप ये पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से आया था ये। ठीक है, तो दिस इज़ द पैरालैक्स मेथड। तो अब अगर आपको लिखना है पैरालैक्स मेथड तो आप यहीं से शुरू करेंगे। ये जो इससे पहले करवाया है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है, यहाँ से लिखना शुरू करना आप, यहाँ से अगर पेपर में आ जाए तो। ठीक है, यहाँ से शुरू करके ये सारा बना के ये करना है, ये नहीं करना। तो ये तो हो गया लंबी दूरी नापने का मेथड। इम्पॉर्टेंट है बेटे, आता है ये पेपर में, पक्का आता है 3 नंबर में भी या 5 नंबर में भी, कि डिस्कस पैरालैक्स मेथड। तो ये है पैरालैक्स मेथड, ये फिगर बनानी है और ये 2 लाइनें लिखनी है आपने इससे रिलेटेड कि कैसे नापेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड एक लंबी दूरी नापने का। एक है कम दूरी नापने का, जैसे आपको मॉलिक्यूल का साइज़ नापना है। अब मॉलिक्यूल तो आँख से भी नहीं दिखाई देता, तो उसको फुट्टे से कैसे नापेंगे या स्केल से कैसे नापेंगे, तो उसके लिए भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ओलिक एसिड मेथड। ठीक है, साइज ऑफ, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। दूसरा मेथड है आपका साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम ओलिक एसिड मेथड भी कहते हैं। अब ओलिक एसिड क्या होता है, एक चिपचिपा जैसे साबुन होता है ना, चिपचिपा सा होता है थोड़ा सा, ऐसा एक पदार्थ होता है, ऐसा एक लिक्विड होता है जिसको हम
ऑलिक एसिड कहते हैं। क्या किया कि हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑलिक एसिड लिया, पहले इसको समझ लो फिर लिखेंगे, ठीक है, और उसको 20 सीसी अल्कोहल में, जैसे सैनिटाइज़र जो आ रहे हैं हमारे आजकल उनमें भी है ना अल्कोहल, उड़ जाता है अल्कोहल, 1 सीसी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑलिक एसिड का 20 सीसी अल्कोहल में मिला दिया। तो इस तरीके से जो कंसंट्रेशन तैयार हुई ऑलिक एसिड की वो 1/20, ठीक है, सांद्रता का जो हमारे पास घोल है ऑलिक एसिड का वो तैयार हो गया। फिर अब ये जो सॉल्यूशन बना, फिर हमने इसका 1 सीसी लिया और उसको 25 सीसी अल्कोहल में फिर मिक्स कर दिया। अब जो कंसंट्रेशन हो गई 1/20, 1 लिया था इसका, तो इस तरीके से जो कंसंट्रेशन तैयार हुई वो होएगी 1/500, ठीक है। मतलब इसमें 1 भाग किसका है, ऑलिक एसिड का, और 1/500 सीसी अल्कोहल में हमने ऑलिक एसिड का एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब एक ट्रफ लेके, पानी का कोई बर्तन लेके, ये हमारे पास ये सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है, ऑलिक एसिड का 1/500, और इसके ऊपर पहले लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क दिया पानी के अंदर।